वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो सेल बायोलॉजी की सीरीज़ चला रहे हैं लेक्चर्स की, उसी के आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक, पिछला वीडियो मैंने डाला था कैंसर का, बायोलॉजी ऑफ कैंसर, जो एमएससी बायोटेक के सिलेबस में, सेल बायोलॉजी के सिलेबस में टॉपिक है। आज उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो है अपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर कई जगहों पे हम इसे सेल सुसाइड के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सेल का जो डिवीज़न है वो सेल की इंडिविजुअलिटी के लिए, उसके काम के लिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड करता रहे, बॉडी के लिए ज़रूरी है कि सेल डिवाइड करता रहे। ठीक उसी प्रकार से कहीं कहीं पर बॉडी के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि ऐसा सेल जो गलत डिवाइड कर रहा है, जिसके अंदर का डीएनए डिफेक्टिव हो गया है, जिसके अंदर कैंसरस प्रॉपर्टी आ गई है, वो सेल समय आने पर खुद ही क्या कर ले, सुसाइड कमिट कर ले। तो अपोप्टोसिस एक ऐसा ही फिनोमिना है जो कि सेल डेथ या सेल सुसाइड को करस्पॉन्ड करता है ना। अपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब जब किसी सेल को ऐसी परिस्थितियां दिखती हैं कि वो सरवाइव नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, सेल डेथ कमिट करता है, सेल सुसाइड कमिट कर लेता है और बॉडी को उस गलत डिफेक्टिव सेल के प्रोड्यूस होने से बचा लेता है। बॉडी में हर दिन एक ऐसा, जैसे कि कोई गार्बेज अगर हमारे घर में इकट्ठा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि उस गार्बेज को इकट्ठा करके घर से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि अगर वो गार्बेज ज़्यादा देर तक घर में रहा तो वो हमारा घर जो है वो पूरा बदबू से भर जाएगा। इसलिए ये एसेंशियल होता है कि अगर कोई सेल गलत रास्ते पे चला गया है, कोई सेल कैंसरस सेल का रूप ले रहा है, या कोई सेल मेलिग्नेंसी डेवलप कर रहा है, ट्यूमर फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे सेल के लिए ये सबसे आवश्यक है कि वो खुद बॉडी की भलाई को देखते हुए सुसाइड कमिट कर ले। और इसी तरीके के सेल सुसाइड को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अपोप्टोसिस का जो हम बेसिक अगर बात करें, तो अपोप्टोसिस को हम एक मार्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंज के दौरान, मतलब कि सेल के अंदर इट इज़ डिफाइंड बाय सेवरल मॉर्फोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग इंटरन्यूक्लियोसोमर फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए, मेम्ब्रेन बबलिंग, फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज and activation of intracellular enzymes termed as caspases. Actually apoptosis is a sum total of event, एक पूरा का पूरा इवेंट होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल में अलग अलग प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे सेल के अंदर का डीएनए फ्रैगमेंट होता है, न्यूक्लियस का फ्रैगमेंटेशन होता है, और पूरा जो सेल है उससे टूट करके क्या बन जाती हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, और ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ इस बात का प्रमाण होती हैं कि एक नॉर्मल सेल जो है उसने क्या कर लिया है, अंडरगो कर लिया है अपोप्टोसिस, और वो सेल जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेल सुसाइड कमिट कर चुका है। अपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिसमें जब कोई सेल ये डिसाइड कर ले कि वो अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता और बॉडी के बेटरमेंट के लिए, बाकी के सिस्टम के बेटरमेंट के लिए वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देता है, तो इस फिनोमिना को हम अपोप्टोसिस कहते हैं। ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सेल है उसकी जो बायोकेमिकल इंस्ट्रक्शंस हैं डीएनए के, दैट इज अपोज टू द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस व्हेन अ सेल डाइज ड्यू टू आउटसाइड ट्रॉमा और डिप्रेशन। इसको प्रोग्राम डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दो वजह हैं, या तो सेल के अंदर होने वाला कोई बायोकेमिकल चेंज उसको ऐसा डायरेक्शन देगा कि आप अब अपने चेंज, आप अब जो है वो अपोप्टोसिस अंडरगो कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि कोई बाहर का तत्व, कोई बाहर का सिग्नल सेल को ये सिग्नल करेगा कि आप अपोप्टोसिस अंडरगो कर लीजिए। देन हिस्ट्री यदि हम इसकी देखें तो 20th सेंचुरी में इसकी जो मेडिकल सिग्निफिकेंस है, वो इस अपोप्टोसिस के प्रोसेस की जो सार्थकता है वो इनटू पिक्चर आई। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर थे जॉन फॉर्टन आर केर, और स्कॉटिश साइंटिस्ट थे एंड्रयू एच वेले एंड एस्टायर क्यूरे, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1972 में, जिसमें पहली बार उन्होंने ये वर्ड जो है अपोप्टोसिस, इसका इस्तेमाल किया था। और इस अपोप्टोसिस वर्ड का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। ठीक है, जिस प्रकार से पत्तियां जो हैं वो ऑटम के सीजन में नीचे गिरती हैं, उसी प्रकार से अपोप्टोसिस को उन्होंने डिफाइन किया था कि ऐसे सेल जो कि सेल की बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जिनका जिंदा रहना घातक है, वो सेल क्या कर देते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना है वो कहलाता है सेल सुसाइड, है ना।
देन डिस्कवरी जो है ऑफ डेवलपमेंटल लीनिएज एंड डेथ ऑफ ईच सेल इन द नीमेटोड सेबिनेटिस, ये सी एलिगेंस इसको बोलते हैं, कन्फर्म द रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मैंने आपको उस दिन जब डिस्कशन हो रहा था अपोप्टोसिस पे तब भी बताया था कि सी एलिगेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपोप्टोसिस को स्टडी करने के लिए। जितनी अपोप्टोटिक स्टडी होती है इसमें सी एलिगेंस के अंदर अपोप्टोसिस को समझा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसमें अपोप्टोसिस की डिस्कवरी हुई थी। ये भी याद रखिएगा आप कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था। और एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न बायोलॉजिस्ट सिडनी बैरियर थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एच रॉबर्ट होडविक थे, और ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जॉन ई सल्टन थे, जिन्हें की नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन में 2002 में। उन्होंने अपोप्टोसिस का जो मैकेनिज्म है इसको खोजा था और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अब अपोप्टोसिस की यदि हम पाथवे की बात करें तो दो प्रकार के पाथवे होते हैं जो कि अपोप्टोसिस को लीड करते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसा कि नाम ही बता रहा है कि जब कोई बाहरी फैक्टर अपोप्टोसिस को इनिशिएट करता है, कोई बाहर में लगा सिग्नल, आउटसाइड सिग्नल सेल को ड्राइव करता है कि बस अब समय आ गया है, आपका जिंदा रहना बॉडी के लिए घातक है, और सिग्नल करता है सेल को कि अब आप सुसाइड कमिट कर लें, तो इस तरह का अपोप्टोसिस कहलाता है। मतलब इस तरीके का पाथवे जो चलेगा अपोप्टोसिस को इनिशिएट करने के लिए वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे टू अपोप्टोसिस अ सिग्नल इज रिसीव्ड फ्रॉम द आउटसाइड द सेल इंस्ट्रक्टिंग इट टू कमिट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल के बाहर से एक सिग्नल आएगा जो सेल को इनिशिएट करेगा कि आप प्रोग्राम्ड सेल डेथ कमिट करें। दिस में ऑकर इफ द सेल इज नो लॉन्गर नीडेड और इफ इट इज अ डिजीज। यदि कोई सेल बीमारी डेवलप कर लेगा या उस सेल की आवश्यकता बॉडी को नहीं है तो बाहर से एक सिग्नल आएगा जो उस सेल को कहेगा कि आपकी आवश्यकता बॉडी को नहीं है, आपकी प्रेजेंस बॉडी के लिए घातक हो सकती है, इसलिए बेटर ये है कि आप स्वयं क्या कर लें, सेल सुसाइड कर लें। लाइक मैनी pathway for bringing about complex changes in a cell, the extrinsic pathway to apoptosis involves many steps। और ये जो apoptosis का प्रोसेस है ये किसी एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है कई स्टेप्स का। कई स्टेप्स जनरेट होंगी, बाहर से एक मॉलिक्यूल सिग्नल देगा और फिर कई स्टेप्स जनरेट होंगी और उन स्टेप्स के कंप्लीशन के बाद क्या होगा, सेल का अपोप्टोसिस होगा। ठीक है, अब जो एक्सट्रिंसिक पाथवे टू अपोप्टोसिस है इट इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स ईच ऑफ विच इज अप रेगुलेटेड और डाउन रेगुलेटेड बाय जीन एक्सप्रेशन। और जो पूरी प्रोसेस है अपोप्टोसिस की वो काहे के ऊपर निर्धारित है, जीन के ऊपर। इट इज़ बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ जीन। जीन कंट्रोल करेगा इस प्रोसेस को। ठीक है, या तो वो बढ़ेगी जीन से या घटेगी, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ज़्यादा अपोप्टोसिस भी ध्यान रखिएगा बॉडी के लिए घातक है और कम अपोप्टोसिस भी क्या है, बॉडी के लिए घातक होता है। अगर हम इस स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, लाइक मोस्ट सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस स्टार्ट्स विद अ सिंगल मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू द रिसेप्टर आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल सेल के बाहर उपस्थित सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है तो वहाँ से अपोप्टोसिस की शुरुआत होती है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रिगर द एक्सट्रिंसिक पाथवे टू अपोप्टोसिस आर फैस एंड ट्रेल। ये नाम याद रखिएगा, फैस और ट्रेल। ये दो ऐसे रिसेप्टर हैं जो सेल की सतह पर चिपके होते हैं and these molecules may be excreted by neighboring cell if a cell is damaged or no longer needed। अगर किसी सेल की कोई आवश्यकता नहीं होती, अगर किसी सेल की कोई ज़रूरत नहीं होती तो उस सेल का पड़ोसी सेल दो मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है, फैस और ट्रेल। और ये फैस और ट्रेल क्या होते हैं, ये सेल के ऊपर उपस्थित रिसेप्टर से जाकर जो है वो बाइंड कर जाते हैं एंड देन दे आर कॉल्ड एज FASR और फैस रिसेप्टर या फिर ट्रेल रिसेप्टर। ठीक है, यानी फैस और ट्रेल कौन रिलीज़ करेगा, वो सेल जिसको अब मरना है, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ करनी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं बॉडी को, उसके पड़ोस वाले जो सेल हैं वो दो मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं, फैस या ट्रेल, है ना, फैस और ट्रेल। और ये फैस और ट्रेल जो सेल है उसके ऊपर उपस्थित रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और ये कहलाते हैं फैस रिसेप्टर और ट्रेल रिसेप्टर। एज विथ मोस्ट रिसेप्टर प्रोटीन द फैस एंड ट्रेलर एनकाउंटर टू देयर सिग्नल मॉलिक्यूल, सम
sometimes called a ligand. They bind to it. ज़्यादातर रिसेप्टर प्रोटीन्स की तरह ही फैस और ट्रेल ये जो है ये काम करते हैं. ये एक सिग्नल के एक लिगेंड से बाइंड करते हैं और इस लिगेंड से बाइंड करके ये इंटरनल इंट्रासेलुलर डोमेन्स को चेंज करते हैं और अपोप्टोसिस की शुरुआत करते हैं. इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द इंट्रासेलुलर डोमेन ऑफ ट्रेल और फैस, अ प्रोटीन इनसाइड द सेल कॉल्ड एज एफएडीडी ऑल्सो चेंजेस. सेल के अंदर एक प्रोटीन होता है एफएडीडी. देखो सबसे पहले क्या हुआ, किसी सेल की अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो उसके पड़ोसी सेल ने क्या रिलीज कर दिया, फैस या ट्रेल. ये फैस और ट्रेल उस सेल पे जिसे अपोप्टोसिस करना है उसके पास चले गए, उस सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हुए. जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड हुए वैसे ही सेल के अंदर एक प्रोटीन था एफएडीडी जिसके अंदर चेंज हो गया. एफएडीडी का जो नेम है इट इज़ आइदर अम्यूजिंग और टेरिफाइंग. ये इट स्टैंड्स फॉर फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन प्रोटीन. ये एक डेथ डोमेन प्रोटीन है जो कि हर सेल में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है और केवल रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट होता है. तो जैसे फैस और ट्रेल पड़ोसी सेल ने रिलीज किए, फैस और ट्रेल जिस सेल को अपोप्टोसिस करना है उस पर प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड हुए. इसकी बाइंडिंग ने ही एफएडीडी जो प्रोटीन है जो इनएक्टिव स्टेट में था उसे एक्टिवेट कर दिया और ये दो और एडिशनल प्रोटीन से इंटरैक्ट करेगा और जो सेल डेथ का प्रोसेस है उसे स्टार्ट करेगा. जैसे ही इंटरैक्शन होगा इससे जो प्रोकैस्पेस 8 और प्रोकैस्पेस 10 है. अब दो और प्रोटीन है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, फैस ट्रेल जो कि पड़ोसी सेल द्वारा भेजे हुए एंट्री मॉलिक्यूल थे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल थे. वो सेल के जिस सेल को अपोप्टोसिस करना है उसके रिसेप्टर से बाइंड हुए. वैसे ही एफएडीडी प्रोटीन जो उस सेल अपोप्टोसिस अंडरगो करने वाले सेल के अंदर प्रेजेंट था उसको उसने एक्टिवेट किया. अब एफएडीडी के साथ साथ एक दो और प्रोटीन यहाँ पर आ गए, प्रोकैस्पेस 8 एंड प्रोकैस्पेस 10. ये इनएक्टिव प्रोटीन है. जैसे ही एफएडीडी एक्टिव हुआ वो प्रोकैस्पेस 8 और 10 से रिएक्ट करेगा और उसके बाद जो पार्ट ऑफ प्रोटीन है दे कीप देम. अब उसके बाद क्या करेगा कि एफएडीडी जो है वो उस पार्ट को कट कर देगा जो इस प्रोकैस्पेस 8 और 10 को इनएक्टिव फॉर्म में रखा हुआ है. ठीक है, यानी कि जैसे ही एफएडीडी से जुड़े ये प्रोकैस्पेस 8 और 10 क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और इनका जो इनएक्टिव फॉर्म है वो काट के अलग हो जाएगा. Caspase then becomes caspase 8 and caspase 10, which have been romantically referred by the scientists as the beginning of the end. मतलब जैसे ही caspase 8 और 10 एक्टिवेट हुए, अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल शेप में आ जाएगा और एक्चुअली जो एंड की बिगनिंग है वो चालू हो जाएगी. यानी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का प्रोसेस है वो caspase 8 और 10 के एक्टिवेट होते ही क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. अनदर इनएक्टिव मॉलिक्यूल कॉल्ड बिट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लस बिट. और जैसे ही प्रोकैस्पेस 8 और 10 एक्टिवेट हुए एक इनएक्टिव मॉलिक्यूल जिसको कि बिट कहते हैं वो भी बिट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच व्हेन द एक्टिवेटेड कैस्पेसिस लीव्स ऑफ द पार्ट ऑफ बिट दैट कीप्स द मॉलिक्यूल इनएक्टिव. और इसी तरीके से जो कैस्पेस प्रोटीन है वो बिट को भी ट्रांसफ़र कर देगा प्लस बिट में. यानी कि प्लस बिट क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है और ये प्लस बिट माइटोकॉन्ड्रिया पे, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया पे अटैक करेगा, है ना. माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को ये ब्लॉक कर देगा, है ना. और इस तरीके से स्टेप 1 से जो 4 है लिस्टेड हियर आर यूनिक टू द एक्सटेंसिव पाथवे, बट आफ्टर BAX एंड BAK आर एक्टिवेटेड द सब्सिक्वेंट स्टेप्स आर सेम बिटवीन बोथ द पाथवे. देखो क्या है कि अभी तक जो मैंने स्टेप 1 से 4 बताए यहाँ तक ये केवल एक्सट्रिंसिक पाथवे पे होंगे और अगर अपोप्टोसिस इंट्रिंसिक पाथवे से हो रहा है तो 1 to 4 तक तो कॉमन चलेगी बात और 1 to 4 होने के बाद BAX और BAK प्रोटीन के एक्टिवेट होने के बाद जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे के जो स्टेप्स हैं वो चालू हो जाएंगे. तो स्टेप्स 5 से 9 जो एक्सट्रिंसिक पाथवे के हैं दे आर सेम टू इंट्रिंसिक पाथवे. ठीक है, यानी कि स्टेप 5 से 9 जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में बताए गए हैं वो सेम टू सेम क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे है अपोप्टोसिस का. अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है. जैसे कि नाम ही बता रहा है कि कोई इंटरनल फैक्टर में चेंज होने के कारण, किसी इंटरनल फैक्टर में बदलाव होने के कारण जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है सेल के अंदर, ऐसा कोई डैमेज हुआ है, ऐसा कोई सिग्नल जनरेट हुआ, ऐसा कोई बायोकेमिकल लॉस हुआ है सेल को जो कि अपोप्टोसिस को क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है.
इंट्रेंसिक पाथवे टू अपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और डैमेज टू द सेल। स्ट्रेस और डैमेज सेल में होगा, जिससे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डैमेज दैट कैन लीड टू सेल टू अपोप्टोसिस इंक्लूड डैमेज टू डीएनए, ऑक्सीजन डिप्रेशन और अदर स्ट्रेस दैट इम्पेयर अ सेल एबिलिटी टू फंक्शन। सेल का जो डीएनए है वो डैमेज हो जाए, सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये सेल की जो फंक्शन करने की एबिलिटी है वो मंदी पड़ जाए, तो इस तरीके के किसी भी डैमेज को रिस्पॉन्स करते हुए सेल जो है वो क्या डिसाइड करेगा कि अब वो अपनी लाइफ कंटिन्यू नहीं कर सकता और सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन मतलब सेल के अंदर किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल चेंज आया जो कि सेल के लिए नुकसानदायक है, तो सेल सुसाइड करने की कोशिश करेगा। और एक स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन जिसको हम BH3 प्रोटीन्स बोलते हैं, ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेल डेथ कॉज करेंगे। BH3 प्रोटीन ओनली प्रोटीन्स आर द क्लासेस ऑफ प्रोटीन इंक्लूडिंग सेवरल प्रो एंड एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। ये एक बहुत बड़ी प्रोटीन की क्लास है जिसमें सेवरल प्रो और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स इंक्लूडेड हैं। अपोप्टोसिस कैन बी एनकरेज्ड और डिस्करेज डिपेंडिंग अपॉन BH3 ओनली प्रोटीन आर एक्टिवेटेड और एक्सप्रेस्ड। और अपोप्टोसिस के रेगुलेटरी प्रोटीन हैं ये प्रोटीन बढ़ते हैं या घटते हैं, यही डिसाइड करेगा कि अपोप्टोसिस होगा या नहीं होगा। प्रो अपोप्टोटिक BH3 ओनली प्रोटीन एक्टिवेट्स BAX एंड BAK। और ये जो प्रो अपोप्टोटिक BH3 प्रोटीन होता है, यही जो BAX और BAK, ये हमने जो ऊपर देखा था स्टेप 4 तक ये एक्टिवेट हो रहे थे, इनको एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस फ़र्क इतना है कि एक्सट्रेंसिक पाथवे में आपने देखा था कि कुछ फैक्टर्स मैंने पूरा बताया था कि प्रो कैस्पेस किस तरह से दे कैन लीड टू BAX एंड BAK एक्टिवेशन। और इंट्रेंसिक पाथवे में क्या होगा, कोई इंट्रासेल्युलर सिग्नल, ऑक्सीजन का डिप्रेशन या डीएनए डैमेज प्री अपोप्टोटिक BH3 प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और BH3 BAX को या BAK को एक्टिवेट करेगा। द सेम प्रोटीन दैट आर एक्टिवेटेड बाय प्लस बिड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड थ्रू एक्सटेंसिव पाथवे। और ये वही प्रोटीन है BAX और BAK जो है ये कॉमन प्रोटीन है। एक्सटेंसिव पाथवे में ये स्टेप नंबर 1 to 4 से BAX और BAK तक पहुँचेंगे और इंट्रेंसिक पाथवे में BH3 जो प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे और किसी भी सेल के अंदर सिग्नल मिलने के बाद, मतलब सेल के इंटरनल कंडीशन से एक्टिवेट होके ये BH3 BAX और BAK को एक्टिवेट करेगा, है ना। तो अब फिर एक्टिवेटेड BAX और BAK कॉजेज अ कंडीशन नोन एज मॉम्प। और जैसे ही BAX और BAK एक्टिवेट होंगे एक कंडीशन जनरेट हो जाएगी जिसको मॉम्प कहते हैं, जिसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ये जो है ये कंडीशन जब अटेन होती है तो फिर अपोप्टोसिस से सेल पीछे नहीं हट सकता। यहाँ तक अगर सेल पहुँच गया है तो उसका अपोप्टोसिस करना ही पड़ेगा। ये स्टेप कॉमन है, एक्सट्रेंसिक पाथवे हो या इंट्रेंसिक पाथवे हो, दोनों में ही ये स्टेप होगी। दिस स्टेप्स लीडिंग अप टू मॉम्प कैन बी स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक बाय इनहिबिटर मॉलिक्यूल। अगर कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर ये स्टेप रोक सकते हैं। अदरवाइज एक बार मॉम्प अगर अचीव हो गया पूरी तरह से तो सेल जो है वो डेथ प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। और मॉम्प से साइटोक्रोम C रिलीज होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टॉप कर देता है। फिर साइटोक्रोम C इन दी सेल साइटोप्लाज्म प्रॉम्प्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ओमनिवोरस साउंडिंग एप्टोसोम, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट परफॉर्म द फाइनल स्टेप ऑफ द बिगनिंग ऑफ सेलुलर ब्रेकडाउन। साइटोक्रोम C क्या करेगा कि सेल साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और एप्टोसोमिक बॉडीज बना देगा, है ना, और जिससे कि सेल के ब्रेकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो मॉम्प ऊपर मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी वाला जो सेक्शन होता है, ये साइटोक्रोम C का प्रोडक्शन कराएगा जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देगा। और साथ ही साइटोक्रोम C क्या करेगा, बहुत सारी अपोप्टोसोम बॉडीज़ बना लेगा जो कि क्या करेंगी, सेल के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। द एप्टोसोम वंस इट इज फॉर्म टर्न्स प्रो कैस्पेस 9 इंटू कैस्पेस 9। और एक बार अपोप्टोसोम बन गया तो जो प्रो कैस्पेस 9 है जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो काय में बदल जाएगा, कैस्पेस 9 में बदल जाएगा। एंड जस्ट एज विद द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेस 8 एंड 10 इन द एक्सटेंसिव पाथवे टू अपोप्टोसिस, कैस्पेस 9 इज एबल टू ट्रिगर फर्दर चेंजेस थ्रू आउट द सेल। और जैसे ही कैस्पेस 9 एक्टिवेट हुआ वो सेल में और चेंजेस करवाएगा
एंड कैस्पेस 9 परफॉर्म सेवरल फंक्शन टू प्रमोट, और ये अपोप्टोसिस को करने वाले सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा, और ये कैस्पेस 3 और 7 को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही कैस्पेस 3 और 7 एक्टिवेट होंगे, जो सेल के मटेरियल है, सेल का जो तत्व है, उसका ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। एंड कैस्पेस 3 कंडेंसेस एंड ब्रेक्स डाउन दी सेल्स डीएनए। ये याद रखिएगा कि सेल का डीएनए का ब्रेकडाउन कौन करवाता है? कैस्पेस 3 करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे दोनों चलेंगे। दोनों में से कोई भी चल सकता है। स्टेप 1 से 4 जो हैं वो एक्सट्रेंसिक पाथवे के अलग हैं, और 4 के बाद जो 5 to 7 है वो कॉमन स्टेप्स हैं एक्सट्रेंसिक या इंट्रेंसिक दोनों पाथवे के लिए। अब यदि मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि अपोप्टोसिस होता कैसे है, तो सबसे पहले जैसे ही सिग्नल मिलता है, चाहे वो एक्सटर्नल मिले या इंटरनल कोई कंडीशन क्रिएट हो जिससे कि ये डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर सेल को अपोप्टोसिस करना है, तो सबसे पहले जो उसका डीएनए है उसमें फ्रैगमेंट्स पड़ने चालू होते हैं। देन न्यूक्लियस का फ्रैगमेंटेशन होता है, न्यूक्लियस छोटी छोटी बॉडी में टूट जाता है, और फाइनली जो पूरा सेल है वो टूट करके छोटी छोटी बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़। और ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं, इसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है दूसरे सेल द्वारा, और पूरी तरह से ये बॉडीज़ जो हैं ये एक वेस्ट मटेरियल की तरह बॉडी से बाहर कर दी जाती है ना। अब 3 जीन, इन्होंने ये सी एलिगेंस का एग्जाम्पल दिया। सी एलिगेंस का एग्जाम्पल देखिए, मैंने उस दिन जब मैं टॉपिक डिस्कस कर रही थी सेमिनार में, तब भी मैंने आपसे कहा था कि सी एलिगेंस का इंपॉर्टेंस बहुत है अपोप्टोसिस को समझने में, क्योंकि सी एलिगेंस के अंदर 1090 सेल होते हैं, जिसमें से कि 131 सेल जो हैं वो ये मान लिया जाता है कि मरने चाहिए। अगर ये 131 सेल नहीं मरेंगे, मान नहीं लिया जाता, एक्चुअली 1090 सेल्स में से जब सी एलिगेंस का डेवलपमेंट होता है तो 131 सेल्स को मरना चाहिए। अगर ये 131 सेल्स नहीं मरते तो सी एलिगेंस का डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये CD3 और CD4 दो जीन्स होते हैं जो इस अपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं, अगर ये इनएक्टिव हो गए तो जो 1090 सेल है वो पूरे के पूरे सर्वाइव कर जाएंगे, और इसमें से जो 131 सेल हैं वो नहीं मरेंगे। ठीक है, तो इन पे कंट्रोल होता है CD9 का। CD9 मास्टर जीन है जो CD3 और 4 की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब CD9 यदि इनएक्टिव हो जाए म्यूटेशन से, तो CD3 और CD4 जो हैं वो सारे सेल्स को किल कर देंगे, और अगर CD9 मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए तो जो 131 सेल्स हैं वो भी नहीं मरेंगे। यानी कि अगर 1090 में से 131 सेल्स को मरना है, जो कि ज़रूरी है सी एलिगेंस की डेवलपमेंट के लिए, तो C3 और C4 CD4 का प्रॉपर काम करना ज़रूरी है, जिसके लिए CD9 की प्रॉपर एक्टिविटी क्या है, ज़रूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी जीन डीएक्टिवेट हुआ तो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जो CD3 और CD4 हैं, उस दिन भी मैंने बताया था कि इसी फैमिली के कुछ जीन्स जो हैं वो मैमल्स में भी ढूंढे गए हैं। ये जो CD3 है, इट इज़ रिलेटेड टू फैमिली ऑफ मैमेलियन सिस्टीन प्रोटीन। ये मैमेलियन सिस्टीन प्रोटीन की फैमिली से रिलेटेड है, जिसे ICE प्रोटीएस फैमिली बोलते हैं। ये CD3 जो है उसी की तरह नीमेटोड्स में ICE प्रोटीएस फैमिली है, जो कि मैमेलियन सेल के अपोप्टोसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। ICE प्रोटीएस फैमिली मैमेलियन सेल के अपोप्टोसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो CD9 जीन है, इट एनकोड्स द प्रोटीन होमोलोगस टू BCL2 फैमिली ऑफ प्रोटीन विच रेगुलेट्स अपोप्टोसिस इन मैमल। ठीक है, अपोप्टोसिस इन मैमल को ICE प्रोटीएस फैमिली के मेंबर्स रेगुलेट करते हैं, और CD9 जीन जो है वही एक ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो अपोप्टोसिस के कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल होता है। अगर इनका ओवर एक्सप्रेशन हुआ, अपोप्टोसिस को रेगुलेट करने वाले किसी भी जीन का ओवर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो ज़रूरत से ज़्यादा अपोप्टोसिस हो जाएगा। ठीक है, अपोप्टोसिस के फंक्शन की बात करें तो अपोप्टोसिस का फंक्शन क्या है कि ऐसे सेल जो बॉडी के लिए नुकसानदायक हो गए हैं उनको मारना, ऐसे सेल जो कैंसर में बदल सकते हैं, कैंसर सेल में बदल सकते हैं, उनको मारना, ऐसे सेल जिनमें म्यूटेशन हो गया है उनको मारना, है ना, और ऐसे सेल जो किसी भी तरह से बॉडी के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। कुछ ऑर्गन भी
ऐसे होते हैं जिनके डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल्स का मरना ज़रूरी होता है। जैसे हमारी उंगलियों का एग्जांपल लीजिए, अगर हमारी उंगलियों के बीच में ये गैप नहीं हो तो हमारी ग्रिपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये जब उंगलियों का फॉर्मेशन होता है तो कुछ सेल्स को अपोप्टोसिस अंडरगो करना पड़ता है ताकि वो बॉडी को, उंगलियों को प्रॉपर शेप दे सके, ठीक है। और इसी तरह से हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, यदि वो हमारी ही बॉडी के एलिमेंट को एंटीजेनिक समझने लगे, हमारी ही बॉडी के कंपोनेंट को एंटीजेनिक समझने लगे, तो ऐसे ऑटो रिएक्टिव टी सेल का मरना भी ज़रूरी है। यदि ये ऑटो रिएक्टिव टी सेल नहीं मरेंगे तो ये हमारी बॉडी के खिलाफ ही क्या कर देंगे, इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर देंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल अपोप्टोसिस के, जैसे टैडपोल का जब डेवलपमेंट होता है, टैडपोल जो है वो लार्वा है फ्रॉग का, वो जब फ्रॉग में बदलता है तो टैडपोल के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फ्रॉग से बहुत अलग होते हैं, जैसे फिन का डेवलपमेंट, गिल का डेवलपमेंट, टेल का डिसअपीयरेंस, ये सब होता है। तो ये सब सेल्स क्या करते हैं, अपोप्टोसिस अंडरगो करते हैं और तब टैडपोल एक फ्रॉग में बदलता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन न्यूरॉन होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके भी बहुत सारे सेल्स को कई बार अपोप्टोसिस अंडरगो करना पड़ता है और अपोप्टोसिस अंडरगो करने के बाद ही नर्वस सिस्टम जो है उसका प्रॉपर शेप आता है ना। माउस का जो फीट होता है, माउस का जो पैर होता है, उसके भी सेल्स, जैसे मैंने हमारी उंगलियों का एग्जांपल दिया, उसमें गैपिंग ज़रूरी है, तो वो सेल्स भी क्या करते हैं, अपोप्टोसिस अंडरगो करते। अब रिसेंट ट्रेंड क्या है अपोप्टोसिस का, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ अपोप्टोसिस इज टू डिस्ट्रॉय सेल्स दैट आर डेंजरस टू द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक प्राइमरी फंक्शन अपोप्टोसिस का ये है कि ऐसे सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करना जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस हो, और इन दिस केस दी डीएनए डैमेज ट्रिगर्स और अगर डीएनए को डैमेज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक इंटरनल सिग्नल की तरह इंट्रिंसिक पाथवे को जनरेट करने वाला फैक्टर बनता है कि डीएनए अगर डैमेज हुआ तो सेल शुड अंडरगो अपोप्टोसिस। मैंने आपको उस दिन P53 के एग्जाम्पल से भी समझाया था, मैंने कैंसर में भी P53 का एग्जाम्पल दिया था कि P53 एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। P53 क्या करता है कि अगर कोई भी सेल्स में ट्यूमर डेवलप हो रहा होता है तो वो इनिशिएट करता है, प्रमोट करता है कि वो सेल अपोप्टोसिस अंडरगो कर लें, और अगर P53 म्यूटेट हो जाएगा तो फिर अपोप्टोसिस नहीं होगा, फिर वो कैंसर सेल्स का ट्यूमर फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक P53 काम करेगा उसकी कोशिश होगी कि किसी भी डिफेक्टिव सेल को आगे ना बढ़ने दे और अपोप्टोसिस डेवलप करा दे। The discovery of developmental lineage and death of each cell in the nematode confirm the role of programmed cell death in development। और ये nematode में जो एपोप्टोसिस की डिस्कवरी हुई थी, इस पर फर्दर रिसर्च हुई है और इससे पता पड़ा है कि डेवलपमेंट में एपोप्टोसिस का इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो साउथ अफ्रीकन बायोलॉजिस्ट सिडनी ब्रायर थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, ये मैंने बता दिया कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2002 में। और सेमिनार के अंदर कुछ और वर्क्स भी बताए थे, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। जो महिमा ने सेमिनार दिया था उससे आप ले सकते हैं। 2020 तक जो भी वर्क हुआ है वो आप इसमें अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया था तो फिर मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है। तो ये था अपोप्टोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए और जो भी डाउट है वो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।